साहब राम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत घूम फिरकर एक बार फिर हम दिल्ली पर आ जाते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। मतदान 5 फरवरी को होना है, पर दिल्ली की जंग को जीतने के लिए 3 प्रमुख राजनीतिक दल समेत तमाम प्रत्याशियों ने अब अपना सब कुछ मानो झोंक दिया है। आम आदमी पार्टी पिछले 11 साल से सत्ता में है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी लगातार हार के सिलसिले को खत्म कर एक बार फिर सत्ता में आने की कोशिश में है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद इस अपने संदर्भ में अपमानजनक परिस्थिति को बदलने की कोशिश में है कि पिछले 2 चुनावों से वह इस विधानसभा में अपना खाता भी नहीं खोल पा रहे। तय है, तीनों ही मजबूत राजनीतिक दल के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते अपनी अपनी कोशिश में लगे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता में आने की कोशिश के तहत जिस प्रकार से घोषणाओं की झड़ी लगाई जा रही है और घोषणाओं की झड़ी लगाते हुए इस प्रकार का वातावरण बना दिया गया है कि पूरे देश में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बेहतर होगा कि वो अपने अपने इलाके छोड़ के अब दिल्ली में बसने की कोशिश कर लें, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो भी जीवन ठीक ठाक तरीके से कट जाएगा। ऐसा तीनों राजनीतिक दलों की घोषणाओं से महसूस हो रहा है। तीनों राजनीतिक दल ये बता रहे हैं कि वो महिलाओं को प्रति माह बिना कुछ किए पैसे देने के लिए तैयार हैं। कोई 2100, कोई 2500 के संदर्भ में गारंटी दे रहा है, आप हमें सत्ता में भर ला दो, आपके खाते में 2100 से 2500 रुपए आएंगे, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। युवाओं के संदर्भ में कांग्रेस ने कह दिया है कि आप हमें मौका दो, 8500 रुपए आपके खाते में आने के लिए हम सारी व्यवस्था करने को तैयार हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, अरविंद केजरीवाल रोज 12 बजे प्रकट होते हैं मीडिया के बीच में और एक घोषणा करके चलते बनते हैं। उनकी घोषणाएं लगातार लोगों को यह एहसास करा रही है कि उनका बना रहना जेब के लिए कितना मुफीद रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इससे बेचैन है। भारतीय जनता पार्टी को यह कहना पड़ा है कि आप हमें सत्ता में आने का मौका दे दीजिए, जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी। आशय यह है कि भाजपा को भी समझ में तो आता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐसा माहौल बना दिया है कि इस प्रकार का वातावरण नहीं बनना चाहिए कि सत्ता परिवर्तन इन योजनाओं में बदलाव ला देगा। तो भाजपा भी इस कोशिश में आ गई है कि वो जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा हम दे देंगे। तो यही हमारा विषय है, वादों का बाजार कौन दमदार। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले समय लेकिन है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या किया, लेकिन लोग यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। माया एंजेलो मशहूर लेखिका ने यह बात कही थी। दिल्ली की सियासत में तीनों राजनीतिक दल जनता को एहसास कराने में ही जुटे हैं कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो हम कर गुजरेंगे। इस एहसास को ध्यान में रखते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ महिमा सिंह जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गंभीर प्रवक्ता हैं, वह हमारे साथ में है। शांत प्रकाश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ चेहरा है दिल्ली की सियासत में, वो हमारे साथ है। विक्रमजीत पासी जी हैं, जिस आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 दशक से दिल्ली की सियासत पर विधानसभा के संदर्भ में अपना एक छत्र कब्जा बनाया हुआ है, उस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और इन तीनों के बीच में तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विक्रमजीत पासी जी से करते हैं। विक्रमजीत जी, जो दांव आप खेल रहे थे अब सब वही दांव लगा रहे हैं। आप इसे धोबी पछाड़ कहें या जो भी कहें, पर कुल मिलाकर आपने भारत की सियासत के अंतर्गत मुफ्त के संदर्भ में जो एक माहौल बनाया था और माहौल बनाने के साथ साथ उसे क्रियान्वित भी कर दिखाया, अब सब उस रास्ते पर दौड़ पड़े हैं। इस दौड़ में आप अपने आप को कितना पिछड़ता हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल हर दिन आकर कुछ नया कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तकरीबन 78,800 करोड़ रुपए वाली दिल्ली की व्यवस्था इन मुफ्त से दम तोड़ देगी, ऐसे आसार दिखने लगे। विक्रमजीत जी,
डॉक्टर हिमांशु जी, आपको भी नमस्कार, मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। एक बात मैं जरूर कहूंगा हिमांशु जी कि आपके डिबेट में आके एक चीज तो बड़ी अच्छी होती है, डिबेट का रुख कुछ भी हो, लेकिन जो आपकी मीठी मीठी चुटकियां होती है ना जी, चोटी काटने की, वो बड़ी अच्छी लगती है। पहली बात। दूसरी बात, चलो मैं आप डिबेट की जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर आता हूं कि देखिए, जो राजनीति चलती आ रही थी कांग्रेस और बीजेपी की, आम आदमी पार्टी के आने से ये पार्टियां भी अब आम लोगों को राहतें देने की बात करने लगी हैं, सोचने लगी, पर वो इंप्लीमेंट नहीं करती। आम आदमी पार्टी ने, जैसे आपने कहा, क्रियान्वित इसको इंप्लीमेंट करके दिखा, क्रियान्वित करके दिखा दिया। अब दूसरी बात मैं बताता हूं, मैंने कल एक डिबेट में था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनंत जी थे, वो कह रहे थे हम ऐलान तो कर रहे हैं पर हम सिर्फ जरूरतमंदों को देंगे, मतलब बाद में सोचेंगे किस किस को देनी है किस किस को नहीं। अब तीसरी बात, जो फ्री बीज की बात है, इसके ऊपर मोदी जी का एक विचार आया था, बयान था कि ये भाई सही नहीं है, ये फ्री बीज नहीं होगी, ये देश के लिए सही नहीं है, युवाओं के लिए सही नहीं है, और फिर 80 करोड़ लोगों को राशन देने की 500 रुपए महीना के हिसाब से बातें करते हैं। हमने तो जब देखा कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, ये चंद घरानों को या एमपी एमएलए को तो बहुत राहतें देती है, आम जनता पिछती चली जाती है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था 2014 में, हम 50 रुपए लीटर पे पेट्रोल ले जाएंगे, 40 पे डीजल ले जाएंगे, 250 रुपए पे सिलेंडर ले जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ झूठे जुमले थे, 15 लाख हर घर को देने वाले जैसे। आम आदमी पार्टी ने ये देखा कि आम जनता को राहतें नहीं मिल रही, मध्यम वर्ग को, लोअर वर्ग को राहतें नहीं मिल रही, तो जो ये फायदे बड़े घरानों या एमपी एमएलए को देते थे, तो हमने कहा कि भाई टैक्स तो लोग देते हैं, उनको राहतें देने का काम करो। एक आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अब इनको, जो ये पहले वायदे कहते थे, कोई संकल्प पत्र कहने लग गया अपने को, हमने तो गारंटियां कही थी, कोई कहता है जी हम करके दिखाएंगे, 8500 रुपया दे देंगे, खटाखट दे देंगे, कम से कम ये आम लोगों को लुभाने तो लगे, हम तो करके दिखा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप देखिए कि महंगाई किस स्तर पर चली गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का बजट भी बढ़ाया, 24,000 करोड़ से 78,000 करोड़ लेके गए, पर पहली सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसी स्टेट है जो रेवेन्यू सरप्लस है 3,000 की, इतना कुछ देने के बावजूद भी आम जनता को इस महंगाई के जमाने में फीसें भरने में मुश्किल आ रही थी, तो हमने कहा हम सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा करते हैं। बिजली का बिल नहीं दे पाते थे, हमने कहा आपको 200 यूनिट फ्री, उसके बाद जो 200 यूनिट है उस पर 50% सब्सिडी देते हैं। इस महंगाई के जमाने में वो थोड़ा अपने बच्चों को फायदा देने लगे, राहत देने लगे, उनके बजट में सही होने लगा। उसके बाद हमने देखा कि सेहत सुविधाओं पे बहुत खर्चा होता, तो हमने मोहल्ला क्लिनिक ले आए और उनको वहां भी 1,000-1,500 जो भी बेनिफिट होता है लोगों का बचता है। फिर देखा कि महिलाएं जो हैं उनके पास पैसा नहीं बचता, वो कहीं आ जा नहीं सकती, तो हमने बसों में उनको सफर दिया, फ्री सफर दिया। अब ये हमने जो किया, ये हम तो चाहते हैं कि जो सरकार व्यापारी ना हो, सरकार जो हो वो राहत देने वाली हो, क्योंकि जब राजा व्यापारी होगा, सरकार व्यापारी होगी, क्योंकि मोदी जी खुद को राजा कहते हैं। एवं वो विक्रम जी, आप ये वोटों का व्यापार के संदर्भ में अपनी कुशलता को क्या कहते हैं? वोट चाहने के लिए सौदे हो रहे हैं, इस प्रकार से अब दिल्ली की विधानसभा में दिखाई दे रहा है। 11 साल सत्ता में रहने के बाद विक्रमजीत पासी की पार्टी इस आधार पर वोट नहीं मांग पा रही कि उसने दिल्ली की काया पलट किस तरीके से की। यमुना की सफाई को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने वाले अरविंद केजरीवाल अब यमुना की सफाई को लेकर कोई दावा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। वो दावा ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब की बार सरकार में ला दो, किराएदारों को भी मुफ्त बिजली की व्यवस्था कर देंगे, सरकार में ला दो, किराएदारों को भी पानी मुफ्त कर देंगे, सरकार में ला दो, बुजुर्गों को इलाज के संदर्भ में व्यवस्था दे देंगे, सरकार बनवा दो, महिलाओं के खाते में हम भी पैसे डाल देंगे। जिन अरविंद केजरीवाल ने सुशासन को लेकर उम्मीद जगाई थी, वो घूसखोरी के माध्यम से सत्ता में बने रहने की जुगत क्यों जुटा रहे हैं, इस पर विक्रम जी थोड़ा रोशनी दीजिए ना। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि हम वोटों का व्यापार नहीं करते,
ये लोगों का पैसा है, लोगों से हम टैक्स के रूप में सरकारें लेती हैं। अगर एक आदमी ना जी टूथपेस्ट लेने जा रहा है, उसके ऊपर भी टैक्स दे रहा है। अगर एक आदमी साबुन लेने जा रहा है, उसके ऊपर भी टैक्स दे रहा है। ये घूसखोरी नहीं अगर हम लोगों को राहत दे रहे हैं। लेकिन होता क्या रहा था कांग्रेस और बीजेपी, अब इनकी यही मंशा है। अगर खुदा ना खास्ता जहां भी ये आते हैं लोगों को राहत नहीं देते। लेकिन हो क्या रहा था, इनके घराने तो बहुत अमीर होते जा रहे थे, इनको तो बहुत फैसिलिटीज मिल रही थी, आम जनता को कुछ नहीं मिल रहा था। तो हमने तो सच्चाई है, हमने वो काम करके दिखाया कि आम जनता को राहत दें। अब किसी भी डेवलप्ड कंट्री में चले जाइए, शिक्षा का बजट वहां पे काफी ज्यादा होता है, जीडीपी का 20-15%, 20%, 25% होता है। और हमारे देश का दुर्भाग्य, केंद्र में चाहे कांग्रेस रही चाहे बीजेपी रही, 1-2% रखते हैं ये शिक्षा का बजट। ऐसे ही हेल्थ सेक्टर में आप देखिएगा, लोगों को राहतें नहीं देते, लोगों से टैक्स बहुत बुरी तरह वसूल करता है। तो जीएसटी जब से आया, केंद्र के पास सारी कलेक्शन जाती है। मैं माफी चाहता हूं विक्रम जी बीच में हस्तक्षेप के लिए। आपने कहा कि इनकी सरकार रहती थी तो बस अमीरों के संदर्भ में सहूलियत होती थी। आपकी सरकार में क्या बदला? आम आदमी को तो 4 लाख की मसाज चेयर नहीं मिली भाई। आम आदमी के हिस्से में तो करोड़ों के पर्दे और गलीचे नहीं आए। आपकी सरकार रहने के बाद में लाखों के गीजर और एयर कंडीशनर आम आदमी के घर में आ गए हों, ऐसी जानकारी नहीं मिली विक्रम जी। रास्ता तो आपने भी वही पकड़ लिया। हिमांशु जी, 2700 करोड़ रुपए के मोदी जी के राजमहल के अलावा ये चीजें कहीं भी नहीं है। इस रिपोर्ट का आप जिक्र करते हो, वो टेबल नहीं हुई, वो कैग की साइट पे नहीं है, वो एक झूठा दस्तावेज बीजेपी का तैयार करके एक झूठा प्रचार। इसीलिए कहते हैं बीजेपी का जो लोग नाम लेते हैं उसको कहते हैं बहुत झूठी पार्टी। आजकल नया नाम है गाली गलौज वाली पार्टी। अब इन्होंने क्या दिखा, कांग्रेस और बीजेपी ने, इनकी चादर भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है और आम आदमी पार्टी इनको कटघरे में खड़ी करती है। आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से विकसित हो रही है, 2 स्टेट में पहुंच गई थोड़े समय में। तो इन्होंने कहा कि इनके ऊपर भी लांछन लगा दो, सो दैट के लोगों को गुमराह किया जा सके। अब ये जो पर्दे, सोने की टॉयलेट, कभी सुना डॉक्टर साहब? सोचने मतलब की बात है कि यार ऐसे कुछ हो सकता है। लोग आपने मेरे मुंह से सोने का टॉयलेट सुना क्या? 4 लाख की मसाज चेयर के संदर्भ में मैंने कहा, आप कहिए ना कि नहीं ली। नहीं डॉक्टर हिमांशु जी, मैं इनके प्रवक्ताओं की बात बता रहा हूं। और दूसरी बात सुनिए, जो रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे नहीं है, कैग की साइट पे नहीं है, इनके ऑफिस में तैयार होके जो गुमराह करने का इन्होंने प्रचार किया, क्या बात है। मतलब ये झूठ भी बोलते हैं, उसको फैलाते भी हैं और फिर झूठ भी बोलते हैं, उसको फैलाते भी हैं। अपने संदर्भ में भी अतीत में पलट के देखिएगा किसके संदर्भ में क्या क्या आपने नहीं कहा है और फिर जाके माफी भी आपने कैसे कैसे मांगी है। स्वयं केजरीवाल जी ने भी कैसे कैसे माफी मांगी है। अभी तक भाजपा ने आपसे माफी नहीं मांगी है और कांग्रेस ने भी आपसे माफी नहीं मांगी है। थोड़ा पीछे हैं आप इन लोगों के मुकाबले। पर मैं आगे बढ़ता हूं महिमा सिंह जी के पास में और महिमा जी से जानना चाहता हूं, केजरीवाल के संदर्भ में कांग्रेस इन दोनों काफी मुखर है दिल्ली में, पर आपकी घोषणाओं से ऐसा लगता है कि केजरीवाल आपके लिए रोल मॉडल है। इत्तेफाक रखती है महिमा जी कि सरकार जैसी भी चलाई हो, पर उनकी नीतियां, उनकी घोषणाएं आपके लिए प्रेरणादायी हैं, आपको अच्छा लगता है उनसे प्रेरित होना, मार्गदर्शन लेना, क्या कहती है? जय हिंद। ये तो आज आपने एक चुटकुला सुना दिया अपने शो पे मुझसे प्रश्न करते हुए हिमांशु जी, लेकिन अच्छा है, ऐसा हंसी मजाक होते रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने शुरू में बताया भी था। तो ये जो आपने अभी बात कही, मैं सबसे पहले तो एक गंभीर नोट पर ये याद दिला दूं, इस देश को शिक्षा का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो एमजी नरेगा के माध्यम से, या फिर जितने भी जो स्टेट वेलफेयरिज्म के जो एम्बेसडर के तौर पर काम किया, वो पिछले 7 दशकों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर काम किया। जो बार बार जब सवालात उठाए गए कि क्या किया, महिलाओं को चाहे प्रॉपर्टी का अधिकार दिलाने का काम किया हो, चाहे उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के विरोध में काम किया हो, ये सारी जो गारंटीज, जो अधिकार दिलाए गए, अब वो कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, उसको गारंटी का जो नाम अब ये कहते हैं कि हमने दिया और हम ले आए। तो ऐसा है कि देखिए, आरएसएस के कंधों पर चढ़ के जो पार्टी वजूद में आई हो, उसके प्रवक्ता जब इस तरह के अनर्गल प्रलाप आपके शो पर करते हैं, तो गोपाल दास नीरज जी की वो पंक्तियां मुझे याद आती हैं, डॉक्टर द्विवेदी, कि ज़बां है और बयां और उसका मतलब और, ज़बां है और बयां और उसका मतलब और, अजीब आज की दुनिया का व्याकरण देखा।
तो आज आपके शो पर जितनी मैंने बातें सुनी, वो सुनते हुए मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि अब तक तो ये एक सिर्फ भ्रम के तौर पर लोगों के मन में था कि शायद आरएसएस का चलाया हुआ आंदोलन था, अन्ना हजारे आंदोलन। आज की तारीख में तो आरएसएस के प्रवक्ता मुखर होकर के आरएसएस के नेता बड़े बड़े बता रहे हैं कि वहां तो 40% से ज्यादा जो लोग थे, नेता थे, वो हमारे ही लोग थे। तो इसलिए वो कैग की रिपोर्ट्स जो उस समय आई थी तब आ जाया करती थी गाहे बगाहे, आज तो वो रिपोर्ट्स भी देखने को नहीं मिलती। और जब अब आ रही हैं तो फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अब उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तब उन रिपोर्टों पे बड़ा भरोसा करते थे और शीला दीक्षित जी के बारे में अपनी जबान को लगाम नहीं दे पाते थे अरविंद केजरीवाल। अभी आपने जो बात पूछी कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल के प्रति के हम पदचिन्हों पे चल रहे हैं क्या, मैं आपको वो दृश्य भी याद दिला दूं। अभी जब चंद महीनों पहले की ही बात है, लोकसभा चुनाव में जब सोनिया गांधी जी का हाथ अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी के कंधों पर था, जब मुसीबत का समय था, हालांकि उस घोटाले को जो है सामने प्रकाश में हम ही लेकर आए थे, लेकिन तब भी गलत तरीके से गिरफ्तारी के बावजूद अगर किसी ने आश्वासन दिया, दिलासा दिया इस पार्टी को उस समय, तो वो सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने दिया। लेकिन खैर अब इस बात को छोड़ते हैं, क्योंकि ये अनर्गल प्रलाप को ही मैं आगे ले जाऊं, मेरा धर्म, मेरा जो प्रवक्ता धर्म है वो ये नहीं कहता। इसलिए मैं इस बात पर आना चाहती हूं कि जो दिल्ली के अंदर मसले हैं, उन मसाइल को पीछे छोड़ रही है आज आम आदमी पार्टी और भाजपा मिलकर के अपना आपस की नूरा कुश्ती दिखा करके लोगों को, कभी ये किसी धर्म की बात को बीच में ले आते हैं, कभी आपस की एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी को बीच में ले आते हैं, कभी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर छीटाकशी करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन 10 साल के राज के बाद आज आम आदमी पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा पा रही है, आज ये नहीं बता पा रही है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन बढ़ा या महंगाई, इन्होंने अभी बात की कि महंगाई बढ़ रही है। भाई, जब सारे देश के अंदर सरकारें पेट्रोल डीजल के ऊपर से टैक्सेस को घटा रही थी स्टेट लेवल पर, आम आदमी पार्टी ने लेकिन तब भी ऐसा नहीं किया। तो इसलिए दिल्ली के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आज आपने देखा होगा अजय माकन जी ने कैग की रिपोर्ट का जो है जिक्र करते हुए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और गहराई से ये बताया कि किस प्रकार से अस्पतालों के नाम पर, मेडिकल सुविधाओं के नाम पर दिल्ली से झूठ बोला गया है, दिल्ली को बरगलाया गया है, वो भी आज प्रत्यक्ष है, सबके सामने है। अब ये फिर कह देंगे उस कैग रिपोर्ट का जो अकाउंटेबिलिटी है उसके ऊपर बात कर देंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब ये सवाल उठाते हैं तब वो कैग की रिपोर्टें जो हैं बहुत सही होती हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी अस्पताल बनाया, उसमें 314 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हुए हिमांशु जी। बुरारी अस्पताल बनाया, उसमें जितना सैंक्शन था, और ये सारे अस्पताल कांग्रेस के दौर से सैंक्शन थे, इनके दौर में कंप्लीट हुए। बुरारी अस्पताल में 41 करोड़ ज्यादा खर्च हुए और उसी तरह मौलाना आजाद अस्पताल बनाने में 26 करोड़ रुपए फालतू खर्च हुए। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप समय देंगे तो सारे अच्छा महिमा जी, मेरे पास आपसे पूछने के लिए 2 सवाल है। आपने एक उल्लेख किया शराब घोटाले के संदर्भ में और साथ में ये बताया कि इस घोटाले को हम ही प्रकाश में लाए थे, और साथ में आपने बताया कि वो दृश्य आपके जहन में होगा जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो सुनीता केजरीवाल के कंधे पर सोनिया गांधी का हाथ था। तो आपसे जानना यह है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि तुम्ही ने दर्द दिया तुम ही दवा दोगे, तो इसको आप बताना चाह रही थी और किस बात को गलत मानती हैं? घोटाले को प्रकाश में लाए इस बात के लिए आपको शर्मिंदगी है, या घोटालेबाज के समर्थन में परिस्थितियों के चलते खड़ा होना पड़ गया इस बात के लिए आपकी शर्मिंदगी? एक सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल आपसे इस विषय पर जानने का है महिमा जी कि अब जब चुनाव निर्णायक के मोड़ पर पहुंच रहा है, क्यों दिल्ली की जनता को भाजपा और आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को चुनना चाहिए? कुल मिलाकर आप लगभग वो सभी चीजें देने का ऐलान कर रहे हैं जो देने के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी भी अब देने के लिए तैयार है। तो सब कुछ तो लगभग वही है, तो आपको क्यों चुने? इसके संदर्भ में महिमा जी थोड़ा रोशनी देंगे? मैं बिल्कुल आपको बताती हूं कि पहली बात तो आपने जो पूछी कि उस बात को प्रकाशमान भी हमने ही किया था, उस घोटाले को, और फिर उसके बाद जो मैंने पहले, हालांकि जब अपना वक्तव्य दिया तो मैंने ये बात कही डॉक्टर द्विवेदी
कि गलत तरीके से एक मौजूदा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी जो की गई, जो गलत तरीके से, जिसका बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उल्लेख कर दिया, और इस बात को तो हम भाजपा के इस गलत नीति को तो शुरुआत से हम बोलते रहे हैं, और बल्कि मैं कहूंगी कि एक स्वर में, यदि एक बुलंद स्वर में सारी संस्थाओं के दुरुपयोग का कोई वर्णन करता रहा है और उसे ललकारता रहा है, तो वो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही हैं। लेकिन जब इस तरह से आपदा आ पड़ी, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाला था और पूरा का पूरा विपक्ष जब इकट्ठा हो गया संविधान को बचाने के लिए, संविधान के सुरक्षा में खड़ा हो गया, तो भाजपा ने, जैसा हम जानते ही हैं कि ईडी सीबीआई के अंदर 95% से ज्यादा मुकदमे विपक्ष की पार्टियों पर हैं, उसी तरीके से इन्होंने झारखंड के और दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल के अंदर डाल दिया। तो इस बात की, इस गलत नीति की खिलाफत में यदि उस समय इन मुख्यमंत्रियों के साथ कोई खड़ा हुआ, कल्पना सोरेन हो या सुनीता केजरीवाल हो, दोनों के लिए यदि कोई मजबूत कड़ी बनी, तो वो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता मैं बीच में एक संक्षिप्त हस्तक्षेप करना चाहता हूं सवाल की शक्ल में। देखिए, हेमंत सोरेन के संदर्भ में तो यह निकल कर आया कि उनकी गिरफ्तारी गलत थी, क्योंकि उनके उस मामले में संलिप्तता नहीं थी। हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है। क्या महिमा सिंह जी ये कहना चाहती हैं कि शराब घोटाला आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा तो हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल की उसमें कोई संलिप्तता नहीं थी, इसलिए उनकी गिरफ्तारी गलत है? या आप ये चाहती हैं कि कोई घोटालेबाज है जिसने इतना बड़ा घोटाला किया है, जिसको कांग्रेस ही प्रकाश में लाई है, लेकिन चुनाव है तो चुनाव के समय में घोटालेबाज को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? महिमा जी क्या इसकी पैरवी कर रही है? दोनों में स्पष्टता आ जाए, अरविंद केजरीवाल बेदाग है या घोटालेबाज तो है, पर चुनाव के समय गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? सुनिए, नहीं, एक मिनट, आपको याद होगा हम उसे प्रकाश में कब लाए थे? कम से कम 1.5-2 साल पुरानी बात थी, और किस तरीके से एक टाइमिंग बना करके भाजपा ने उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। हम उस बात को प्रकाश में जरूर लाए थे। हम तो भाजपा की बहुत सारी गलत नीतियों को भी प्रकाश में लेकर आए, लेकिन क्योंकि संस्थाओं की जो गर्दन है वो भाजपा के हाथ में है, इसलिए वो अपने सहूलियत अनुसार उसको जो है चलाते रहते हैं उन संस्थाओं को। चाहे वो आज की तारीख में, मैं बिल्कुल धड़ल्ले से कहूंगी, चाहे चुनाव आयोग ही क्यों ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी का जो अवसरवाद है ना, ये हावी है इस लोकतंत्र के ऊपर। तो अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, उनकी कितनी संलिप्तता है, ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का विषय था, ये बिल्कुल जांच का विषय था, और ये जांच उसी समय जारी की जानी चाहिए थी जब जीएनसीटीडी एक्ट लाया जा रहा था, जब जीएनसीटीडी एक्ट को गलत तरीके से इंपोज किया जा रहा था और आम आदमी पार्टी ने उसकी खिलाफत भी नहीं की थी। लेकिन लोकसभा के समय पर मैंने तो अपने मुंह से आपके शो पर खुद बोली है अभी अभी ये बात कि इनका जो घोटाला है उसे प्रकाश में लाने वाले भी हम थे, लेकिन उस समय पर जब पूरा विपक्ष एक हुआ। आप मुझे आधी अधूरी बात ना कहो ना महिमा जी, थोड़ी मदद करो हमारी दर्शकों के संदर्भ में। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं कि नहीं है? महिमा सिंह जी या कांग्रेस पार्टी की इस पर राय? विषय है डॉक्टर द्विवेदी, कांग्रेस पार्टी इस तरह से गलत जुबानी करती है, न करने के लिए जानी जाती है, वो भाजपा का काम है, उन्हीं पर छोड़ देते हैं। ये जांच का विषय है। लेकिन तो अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता है या नहीं, इसको लेकर कांग्रेस अभी स्पष्ट नहीं है, वो इसे जांच का विषय मानती है। ठीक है ना महिमा जी? अब दूसरे विषय पे आ जाते हैं, क्योंकि मुझे निर्णायक बातचीत पे पहुंचना है। कांग्रेस को क्यों चुने दिल्ली की जनता? जो आपके ऐलान है कमोवेश कॉपी पेस्ट से महसूस होते हैं आम आदमी पार्टी के और भाजपा के घोषणा पत्र के। एक युवाओं के संदर्भ में 8,500 रुपए महीने की घोषणा को छोड़ दो तो लगभग वही है। इसके लिए क्यों? मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर द्विवेदी, कॉपी पेस्ट क्या होता है। कॉपी पेस्ट होता है जब कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है लोकसभा चुनाव का, वो उस समय पर तो उसकी खिलाफत की जाती है, लेकिन चंद महीने के बाद जब वित्त मंत्री बजट लाती हैं तो वो युवाओं के संबंध में वही उसको कॉपी पेस्ट कर लेती हैं, उन्हीं योजनाओं को, उसे कहते हैं कॉपी पेस्ट। कांग्रेस पार्टी ने जो किया, चाहे वो प्यारी दीदी योजना हो, चाहे वो जीवन रक्षा योजना हो, चाहे वो फ्री बिजली योजना हो, चाहे वो महंगाई मुक्ति योजना हो, चाहे वो युवा उड़ान योजना हो, ये अप्रेंटिसशिप और 8,500 रुपए वाली योजना, ये सारी योजनाएं बड़े नीतिबद्ध तरीके से
बड़े मैं कहूंगी कि संशोधन के बड़े शोध के बाद इनको लाया गया है, इनको सोच समझ के दिल्ली की जनता के सामने परोसा गया है। और आप कह रहे हैं कांग्रेस को क्यों चुना जाए, मैं बता देती हूं। कांग्रेस को इसलिए चुना जाए क्योंकि वो 15 साल दिल्ली को याद है। शीला दीक्षित का जो सुनहरी स्वर्णिम काल था दिल्ली के अंदर सरकार चलाने का मुख्यमंत्री के तौर पर, वो दिल्ली को याद है। और दिल्ली को ये मालूम है कि दिल्ली की पीठ में छुरा घोंपे बिना, जीएनसीटीडी एक्ट जैसा छुरा दिल्ली की पीठ में घोंपे बिना, दिल्ली को स्टेटहुड का वायदा करके और किस तरह से सेंटर के हवाले किया है आम आदमी पार्टी ने, वो किए बिना यदि दिल्ली का एक सुनहरी भविष्य किसी के हाथ में है तो वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में। आज हमारे नेता आप देख रहे हैं कि आए दिन जब घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने जेपी नड्डा जी को और आतिशी जी को पत्र लिख करके एम्स के बाहर बैठे लोगों की दुर्दशा को प्रकाश में लाया और ये बताया उनसे संवाद करते हुए कि किस तरह से लोग जूझ रहे हैं। क्या दिल्ली के अंदर 10 साल से चलाती हुई केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार को ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता? क्या आंखें बंद करके और कान बंद करके जनता से पूरे तरीके से विमुख होकर के सरकार चला रहे हैं? सरकार चला रहे हैं, महिमा सिंह जी का सवाल है, पर सवाल तो राहुल गांधी से भी होना चाहिए। एम्स के बाहर लोग किस तरीके से बैठे हैं? राहुल गांधी तो पले बड़े सब कुछ दिल्ली में हुए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव आया तो उन्हें पता चला कि एम्स के बाहर लोगों की हालत कैसी है। सवाल है, आने वाले समय में उत्तर मिलेगा, लेकिन अभी तो उत्तर मुझे शांति प्रकाश जी से लेना है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने भावुक तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन समारोह में कहा था कि फ्री बीज से सावधान रहिए, ये देश को बर्बाद कर देंगे, जो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं। 2-2.5 साल का वक्त बीता है शांति प्रकाश जी, पर दिल्ली में आपकी घोषणाएं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को पीछा छोड़ने के लिए बेकरार दिखाई दे रही है। और सरकार बनने पर कर देंगे इसे छोड़, आपके प्रत्याशी तो निजी स्तर पर ही उनके क्रियान्वयन के लिए अपने घरों में सब कुछ खोल दिए हैं। क्या कहते हैं शांति प्रकाश जी, दिल्ली चुनाव आपके लिए आपदा हो गया? देखिए, जिस तरीके से जो फ्री बीज की जो योजना है और सही मायने में आम आदमी पार्टी ने जो स्टैब्लिश की है, जाहिर सी बात है उसके आधार पर ही हमने लोकसभा के चुनाव में देखा कि इन्होंने तमाम घोषणा खटाखट की घोषणा की और दिल्ली की क्या बंद की, पूरे देश की जनता के ऊपर उसका एक प्रभाव पड़ा। वोट जो है वो इनके पक्ष में चला गया। इस कारण से जिस तरीके से घोषणा कर रहे हैं और वो घोषणाएं जो है मन मस्तिष्क पर जो है जनता के पड़ती हैं, उसकी घोषणाओं का प्रभाव पड़ता है और चुनाव को बदलने की स्थिति पैदा हो जाती है, वो हमने देखी है। तो मैं समझता हूं कि इस वजह से हमें भी उसी पैटर्न पर चलना मजबूरी है। हम देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, 4.5 करोड़ लोगों को हमने मकान दिए, हमने 14 करोड़ लोगों को हमने शौचालय बना करके दिए। ये योजनाएं जो हैं ये हमारी अपनी सरकार की जिम्मेवारी थी, इस पैरों से दी। आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी 200 यूनिट बिजली दिल्ली की जनता को दे रहे हैं, मगर साथ ही साथ जो व्यापारिक जो वर्ग है, कमर्शियल बिजली, वहां पर आपने उसकी यूनिट जो बढ़ा रखी है, 18,000 रुपए तक का उनका जो है ना किराया जा रहा है मीटर का, 3 गुना बिजली उनकी महंगी है। तो आप यहां से ले रहे हैं और वहां दे रहे हैं। ठीक इसी तरीके से आपने फ्री बस का जो महिलाओं को दिया, ठीक है, बिल्कुल दिया जाना चाहिए, मगर फ्री बसेस को देने के बाद जो आप घाटे में आए, डीटीसी की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, डीटीसी के स्टाफ की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, बसेस नहीं है, क्योंकि ये 15 साल के लिए हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट पे आई हुई थी बसें। आज वो बसों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की स्थिति आ रही है, साल भर के अंदर वो खत्म हो जाएंगे। आपके पास में नई फ्लीट नहीं आई अभी तक, आने वाले टाइम में आप कहां से देंगे? या जो भी सरकार बनेगी उसके लिए सारी जिम्मेवारी आकर के पड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपने, ठीक है, कलेक्शन बढ़ाया, आपका 78,000 करोड़ रुपए का बजट पहुंचा, मगर आपने दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए उस पैसे को यूटिलाइज नहीं किया। आप बसेस बढ़ाए,
आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस प्रकार के प्रावधान लाएं जिससे कि कमर्शियल पर भी लोड ना पड़े। आप बिजली का पानी नहीं दे पाए, 10% दिल्ली की जनता पाइप डाल करके जो है ना वह टैंकर माफियाओं से तो ये आपने दिल्ली को दिया। मैं माफी चाहूंगा शांत प्रकाश जी, अभी मेरा जो सवाल था ना उसके उत्तर में आपने जो दलील दी उस पर सवाल खड़ा होता है। आपने कहा कि हमने ऐसा कहा था कि ये योजनाएं ठीक नहीं है। आपने इतना ही नहीं कहा था, आपके सर्वोच्च नेता ने यह कहा था कि इस प्रकार की योजनाएं, इस प्रकार की घोषणाएं देश को बर्बाद कर देंगी, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अब आपने दलील यह दी कि इसका जनता के मन मस्तिष्क पर असर पड़ रहा है और इसलिए हम भी ये करने के लिए बाध्य हो गए हैं। अभी तक भाजपा के संदर्भ में यह दावा किया जाता था कि बाकी जो दल है वो देश की कीमत पर अपने हित देखते हैं, पर भाजपा ऐसी है जिसमें राष्ट्र प्रथम होता है। तो क्या अब आप भी देश की बर्बादी में बराबरी से शामिल होने के लिए तैयार हो गए? क्योंकि आपने तो कहा था जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो देश को बर्बाद करने जा रहे हैं। तो देश को बर्बाद करने वालों में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो चुकी है। शांत प्रकाश जी ये स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से ये घोषणाएं ये लोग कर रहे हैं उस पैटर्न पे चलना हमारी मजबूरी है, क्योंकि मालूम है कि अगर ये इन योजनाओं को लेकर के हम इतर बने रहेंगे तो ये जनता जो है वो उसी पक्ष को वोट देगी जो इस वक्त में दिल्ली को और तमाम प्रदेशों को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। उनके बीच में जाने के लिए हमें इस योजना का सहारा लेना है और इन योजनाओं को कंटिन्यू करना है और इसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्थाएं जोड़ने की आवश्यकता है जिससे ये योजनाएं भी कंटिन्यू रहें और जनता को उसका लाभ मिले और देश को, प्रदेश को भी उसका नुकसान ना हो, खामियाजा ना हो। मैं आपकी बात से थोड़ा अचरज में हूं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता दिल्ली के चुनाव में ये कह रहे हैं कि हमें सत्ता में लाओ, भरोसा रखो, लोक कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी। आपसे जानना यह चाहता हूं कि जिन योजनाओं को आप स्वयं लोक कल्याणकारी बता रहे हैं वो देश की बर्बादी का विषय कैसे हो जाती है? देश क्या लोक से अलग देख रहे हैं आप? जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो गया शांत प्रकाश जी। हाँ, देखिए, अगर आप सिर्फ फ्री बीज की योजना चलाते रहेंगे और उसके लिए राजस्व नहीं इकट्ठा करेंगे, राजस्व पर ध्यान नहीं देंगे, डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, तो स्वाभाविक बात है वो फ्री बीज जो है वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगी। अभी हमने महाराष्ट्र में शुरू की, 2100 रुपए हम वहां पर योजना का लाभ दे रहे हैं वहां की जो जनता को, मगर आम आदमी पार्टी ने वायदा किया वो नहीं दे रही। पंजाब में इन्होंने 3 साल हो गए जो घोषणा की वो अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है क्योंकि उनके पास में रेवेन्यू कलेक्शन करने का और तमाम तरीके से पैसा। नहीं शांत प्रकाश जी, मामला थोड़ा जटिल है भाई। अभी दिल्ली पे रहते हैं आप, जितनी भी जगह पे राज कर रहे हैं और जो भी आप घोषणाएं करके क्रियान्वित कर रहे हैं वो सब कर्ज के भरोसे हैं। वो सारे आपके द्वारा शासित राज्य घाटे के बजट के साथ संचालित हो रहे हैं। और विक्रमजीत पासी जी जो अपने कंधे ऊंचे करके अकड़ के साथ बात कर रहे हैं वो ये बताते हुए कर रहे हैं कि हम जहां पर राज कर रहे हैं वो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी 3000 करोड़ सरप्लस के बजट के साथ है। देखिए, जिस तरीके से पासी जी ने बात कही है ये इनकी पेट थपथपाने का विषय नहीं है। आज रैपिड रेल जो है दिल्ली का पोर्शन वो लंबित है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, पैसा ना होने के अभाव में वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश का सारा पोर्शन रैपिड रेल का जो है कंप्लीट हो चुका है, वहां पर रेल चल रही है, मगर दिल्ली का पोर्शन पैसा ना दिए जाने के कारण से लंबित है। ये विकास है। इस प्रकार के से अगर आपने कुछ पैसा बचा रखा है, अरे आप सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं, दूसरी मदों में खर्च कर रहे हैं, मगर डेवलपमेंट में नहीं खर्च कर रहे। ये किस बात पर पेट थपथपा रहे हैं? पाइप लेकर की जनता पानी लेने के लिए भाग रही है उस पर। आप दिल्ली की सड़कों में इंटरनल जो सड़कें हैं उनकी स्थिति देखें किस तरीके से उन सड़कों का बेहाल हो रखा है, उसको उसके ऊपर ये पीठ थपथपाई शांत प्रकाश जी का सवाल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो दलील शांत प्रकाश जी की वो ये है कि हमें भी इस रास्ते पर आना ही पड़ा क्योंकि आखिरकार हमें चुनाव में जीत हासिल करनी है। मुझे आना है अब इस पर निर्णायक टिप्पणी के लिए राजकुमार सिंह जी के पास, लेकिन महिमा जी को हस्तक्षेप करने जा रही थी। एक बार महिमा जी का हस्तक्षेप सुनते हैं।
मैं ये कहना चाह रही थी डॉक्टर त्रिवेदी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बात कर रहे हैं तो बहुत हास्यास्पद इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे तो वो पुराने वायदे भी याद हैं जब राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूटीज हो या टैब्स हो किस किस चीज का वायदा नहीं किया। और ये तो वो पार्टी है जो इस देश के पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों के कर्जे माफ कर सकती हैं, उसमें देश को घाटा नहीं होता। लेकिन गरीब के खाते में पैसा चला जाए उसके लिए इनको दूसरों की देखा देखी की दलील देनी पड़ रही है या ये दलील देनी पड़ रही है कि हमें मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है। ये तो वो पार्टी है जिसने इस देश को घोड़ा बाजारी हॉर्स ट्रेडिंग दिखा दिया है कैसे की जाती है चुनाव के अंदर और पार्टियों के अंदर खरीद फरोख्त कैसे की जाती है। इस पार्टी ने इस देश की पूरी चुनावी मशीनरी का बंटाधार करने का काम कर दिया, महिमा जी का कहना है। लेकिन मैं राजकुमार सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं और क्या कहते हैं आप, अब प्रदेश किस दिशा में जाए यह मायने नहीं रखता। चुनाव आयोग इस बात पर प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर है कि आपने मतदान से पूर्व उन्हें 500 रुपए 700 रुपए क्यों दे दिए, साड़ी बिछिया पायल बिंदिया क्यों दे दी। पर यहां तो चुनाव पूर्व की बात नहीं है, सीधे तौर पर मतदाताओं को बताया जा रहा है कि तुम्हारा मत अगले 5 साल तक तुम्हारे अकाउंट में निरंतर नियमित मासिक रूप से कुछ ना कुछ पहुंचता रहेगा। क्या कहते हैं आप, आजादी के अमृत काल में यह दृश्य उत्साह करने वाला है या परेशान करने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक शैली है, वो उसमें बात करते हैं भी होता है और उन्होंने आपके लिए आपदा शब्द का इस्तेमाल किया। सवाल ये नहीं है कि दिल्ली आपदा से ग्रस्त है, सवाल ये है कि राहत के नाम पर हमारे राजनीतिक दल जिस तरह वोट के बदले रिश्वत दे रहे हैं चुनाव दर चुनाव जो बढ़ती जा रही है, वो लोकतंत्र के लिए आपदा है। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शायद अपनी पीठ थपथपा होंगे इसके लिए कि हमने ये शुरू किया, लेकिन सच ये है कि आज सभी राजनीतिक दलों में उसकी होड़ लगी है। शांत प्रकाश जी ने बड़ी मासूमियत से इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमारी मजबूरी अगर हमको चुनाव में रहना है तो। महिमा जी क्योंकि उनकी पार्टी पहले शुरुआत के 5 दशकों तक देश की सत्ता में रही, प्रदेशों में रही, तो ये कह रहे हैं कि हमने तो वेलफेयरिज्म शुरू से किया है, हमारी दिखाई भी रहा है। लेकिन जन कल्याण का मतलब वोट के बदले नगद देना या अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना नहीं होता। वेलफेयर का मतलब होता है कि आप बेहतर शिक्षा दें, बेहतर स्वास्थ्य दें, रोजगार के अच्छे अवसर सृजित करें और एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करें। क्या हमारे राजनीतिक दल पिछले 10 साल से 15 साल से 20 साल से वो काम कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल काम नहीं हुआ, लेकिन एक सूत्र कार्यक्रम सभी राजनीतिक दलों का येन केन प्रकारेण सत्ता पाना रह गया है। दिल्ली के इस मामले में पता नहीं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हम एकमात्र स्टेट है जहां सरप्लस है, घाटे में नहीं है बजट। लेकिन जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी सत्ता में, तब बजट कितना सरप्लस था? अगर मेरी याददाश्त सही साथ दे रही है तो लगभग 14 लाख करोड़। अब कितना रह गया है? 14 करोड़ या 1400 करोड़, आंकड़ा मेरे को चेक करना पड़ेगा। और ये पैसा कहां गया? दिल्ली के डेवलपमेंट पे कितना खर्च हुआ? डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के वोट लेने हैं तो उनको नगद दे देंगे, युवाओं के वोट लेने हैं तो उनको फ्री पास दे देंगे, मुफ्त बिजली दे देंगे। पानी बिजली की बात मैं समझ सकता हूँ, आप न्यूनतम आवश्यकता है जीवन की आप किसी को देते हैं जिनके पास परचेसिंग पावर नहीं, ठीक है, लेकिन आप सबको दे देंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन दिक्कत यह है कि किसी राजनीतिक दल में, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, उनके भाषण का जिक्र किया, वो करीब 2 साल पहले का है। उस 2 साल में भी उन्होंने कम से कम 2 दर्जन बार कहा कि मुफ्त रेवड़ियों की राजनीति देश को, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी।
लेकिन मोदी जी की पार्टी खुद क्या कर रही है? कोरोना काल में आपने गरीबों को मुफ्त राशन की व्यवस्था की, अच्छी बात है, ये एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अनंत काल तक जारी रहेगी। ये कौन सी वेलफेयरिज्म है? 144 से 145 करोड़ की आबादी है देश की, 80 करोड़ को अगर मुफ्त राशन दे रहे हैं, मान लेते हैं कि उनके पास 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तभी दे रहे होंगे, तो हमने कैसा मुल्क बनाया आजादी के बाद 75-77 साल में? ये हमारा अमृतकाल है। महाराष्ट्र, जहां पहले हमने देखा मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, फिर महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, 2 लाख करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र पर। चुनाव जीतने के लिए आपने लागू कर दी, कीना शुरू कर दिया, और जैसे ही चुनाव जीते, सरकार बनी, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करेगा हाउ वी चैनलाइज आवर फाइनेंसेस। मतलब आप कर क्या रहे? चुनाव जीतने के लिए, वोट पाने के लिए कुछ भी वायदा कर देंगे। अब दिल्ली की अगर बात कर लें, आपने खुद बता दिया, तीनों पार्टियों में होड़ लगी है। आम आदमी पार्टी ने कहा 2100 देंगे, पहले आपने 1000 का वायदा किया था, कैबिनेट की मंजूरी थी, कितने महीने हो गए आपने दी? 1 महीने की भी राशि नहीं दी। कांग्रेस ने कहा 2500 देंगे, बीजेपी ने भी कह दिया 2500 देंगे। सिलेंडर गैस का जो 500 रुपए, भाई पूरे देश में क्यों नहीं होते? अगर आपकी मंशा वेलफेयर करने की है, जन कल्याण की है, तो ये तो राष्ट्रीय भी योजनाएं होनी चाहिए। तीसरी बात, आप ये भी बता देते हैं दिल्ली को, या जहां जहां चुनाव होते हैं, जहां जहां आप ऐसे वायदे करते हैं कि स्वर्ग धरती पर आएगा, कि उसका अर्थशास्त्र क्या है। उन तमाम योजनाओं को लागू करने से सरकार के राजस्व पे कितना बोझ पड़ेगा और वो आप कहां से चुकाएंगे? जाहिर है आम आदमी पार्टी अपनी जेब से खर्च नहीं करेगी, कांग्रेस भी अपने जो कोष है उससे नहीं करेगी, कोष है भी बहुत कम, बीजेपी का बहुत लंबा चौड़ा कोष है हजारों करोड़ का, वो भी उससे खर्च नहीं करेगी, कहीं भी नहीं कर रही। अगर जनता के पैसे से ही आपको खर्च करना है, तो क्या आप लोग टैक्स पेयर से मंजूरी ली? अच्छा राजकुमार जी, अपन ने इसमें तो काफी विचार विमर्श कर लिया और नतीजे पे कि तीनों होड़ में है और तीनों ने स्वीकार किया चुनाव जीतना है तो उसके लिए इस रास्ते को अपनाना है। पर अब आपसे सवाल इससे इतर है, तीनों ने एक ही हथियार या एक ही दाव आजमा लिया है, अब ऐसे में जीत किसकी और किस आधार पर? तीनों ही तो सब कुछ वही करने के लिए तैयार है। देखिए हिमांशु जी, ऐसे में सवाल आता क्रेडिबिलिटी का जी, और क्रेडिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, मैंने शायद पहले भी एक बार जिक्र किया हो कि हर दल ने अपना अपना लाभार्थी वोट बैंक तैयार किया है। जी। वो एक नया वोट बैंक है जो हमने पिछले 10 साल, 15 साल, 12 साल में देखा है। उससे पहले इसकी चर्चा कम होती थी, जाति समुदाय के नाम पर वोट बैंक होते थे। वो जो लाभार्थी वोट बैंक है, आपके 3 लोकसभा चुनाव देख लिए, 14, 19 और 24 जी, दिल्ली के अंदर भी वो नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी के नाम पर बीजेपी के साथ जाता है। और 2 विधानसभा चुनाव हमने देख लिए स्पष्ट तौर पर, 2013 को अगर अपवाद मान लें, 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर वो लाभार्थी वोट बैंक जाता है अरविंद केजरीवाल के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी जो वायदा करते हैं उसको पूरा करने की है। सही है गलत है वो अलग बहस का मुद्दा है। इसलिए मेरा मानना यह है कि मतदाता के बीच, उनके मन में जो द्वंद होगा, इन दोनों के बीच में से एक को चुनने का होगा। लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली का मतदाता दिल्ली की सरकार के चुनाव में गया है। अब दिक्कत यह कि कांग्रेस जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है या लड़ती हुई दिख रही है, तो उसमें जितना कांग्रेस बढ़ेगी वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को डेंट करेगी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वोट कांग्रेस का रहा है वही आम आदमी पार्टी को 2000 वही आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा देगा जितना कांग्रेस वोट ज्यादा बढ़ाएगी। अब मैं जरा उल्टे क्रम में चलता हूं और महिमा सिंह जी से शुरुआत करता हूं। आखिरी दौर की बातचीत के लिए थोड़े संक्षिप्त समय मेरे पास है। महिमा जी, राजकुमार जी सिंह जी का कहना है कि हथियार तो तीनों ने समान थाम लिया है, अब तो उस हुनर पर बात है जो उस हथियार को जितना बेहतर चला ले। और इस मामले में कांग्रेस काफी पीछे है
ऐसा राजकुमार सिंह जी की टिप्पणियों से बोध हो रहा है। आप इत्तेफाक रखती हैं या अपने साख के संदर्भ में, अपनी पार्टी की साख के संदर्भ में आपको लगता है कि लोग आप पर एतबार कर लेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा एतबार कर भी लिए तो भाजपा के लिए वोट कटवा पार्टी के रूप में अपनी भूमिका निभाकर अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर देंगे? महिमा जी। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर द्विवेदी, निदा फाजली साहब कहते हैं कि सिखा देती हैं चलना ठोकरें भी राहगीरों को, कोई रास्ता सदा दुश्वार हो ऐसा नहीं होता। और ऐसे में मुझे 2014 का जैसे क्योंकि जब राजकुमार जी बड़े पुख्ता जानकारी दे रहे थे कि 2014 से पहले दिल्ली का जो रेवेन्यू था और जो हमारे पास बजट सरप्लस था वो आज से कहीं ज्यादा था, ऐसे में ये बड़ा अहम हो जाता है दिखाना। ये फर्स्ट पोस्ट की एक हेडलाइन है, मैं आपको भेज दूंगी अलग से, आप जरूर फ्लैश कीजिएगा। उस दौर में लिखी गई कि हाउ शीला दीक्षित फिस्कल प्रूडेंस विल हेल्प फंड केजरीवाल फ्रीबीज। तो उस समय का जो आज से कई गुना ज्यादा बजट सरप्लस था, उसके बलबूते पर आम आदमी पार्टी ने बेशक अपनी गाड़ी यहां तक चला ली हो, लेकिन अब इसके आगे रेढ़ भी पाएंगे इसकी उम्मीद जो है दिल्ली की जनता को नहीं है। और उसका कारण मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी निरंतर संवाद में रह करके जो नीतियां लाती है, लोगों के लिए जो योजनाएं बनाती है, ये हम ही हैं जिन्होंने जन कल्याण का जो रास्ता है वो खोला था और दिखाया था। इसलिए हम जानते हैं कि किस तरह से इसे एक बार फिर से आगे लेकर जाना है। तो इसलिए हमारी तमाम योजनाएं इस बात पर टिकी हैं कि किस तरह से लोगों की जेबें भरे, लोगों का घर जो है वो शाद हो, वहां से फिर कंज्यूमरिज्म, लोग जो हैं और ज्यादा ग्राहक सामान खरीदें, फिर फैक्ट्रियों का उत्पाद बढ़े, फिर वहां रोजगार बढ़े। तो ये इकोनॉमिक जो माइंडेड अप्रोच है ये कांग्रेस पार्टी की है। और इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का ये जो तमाशा चल रहा है ना, दिल्ली की जनता साफ देख रही है और दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। इनकी नफरत की राजनीति, इनकी जो है इस तरह की अपवाद की राजनीति, लोगों के अंदर भेदभाव फैलाने वाली राजनीति को उखाड़ फेंकने के लिए दिल्ली की जनता अपना मन बना लिया। तो महिमा जी, आत्मविश्वास से लबरेज है अपने अतीत की स्वर्णिम उपलब्धियों को लेकर कि जनता उन्हें याद कर रही है। शांत प्रकाश जी, बात है साख की, और दिल्ली विधानसभा के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल की साख कहीं ज्यादा है, ऐसे आकलन के साथ आपका इत्तेफाक है या आपका मानना है हमने बहुत कोशिश की है उस साख को तहस नहस करने की, काम बन जाएगा आपका? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं, चाहे वो शीश महल का मामला हो, चाहे शराब घोटाले का मामला हो, शराब घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने ही इनकी जो साख पर डेंट लगाया हुआ है, इनसे मुख्यमंत्री का पद छीन लिया गया है। तो ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं दिल्ली की जनता को। ठीक इसी तरीके से मनीष सिसोदिया जी, उनको इस चीज का एहसास हो गया कि पटपड़गंज से मैं हार जाऊंगा, तो ये वो अपना क्षेत्र छोड़ करके भाग गए दूसरी जगह। तो इनको एहसास है अच्छी तरीके से कि हमारी साख बहुत बुरी तरह बिगड़ चुकी है, हम हार रहे हैं, और दिल्ली की जनता ने इस चीज का बोध इनको करा दिया है। अच्छा शांत प्रकाश जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि देखो मनीष सिसोदिया को एहसास हो गया कि मैं हार रहा हूं, इसलिए उन्होंने अपनी सीट बदल ली। आपने तो दिल्ली सरकार का पूरा कानून ही बदल दिया। तो इस आधार पर ना माने कि आपको अपनी हार का बोध पहले ही हो रखा है, इसीलिए आपने दिल्ली सरकार को अधिकार विहीन करने के संदर्भ में जितना कुछ हो सकता है पहले ही कर दिया। क्या कहते हैं आप? आपका ही सिद्धांत पे सवाल है। क्या 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 बदला दिल्ली का? भाई, दिल्ली के संदर्भ में आपने चुनी हुई सरकार को लगभग निस्तेज कर दिया। सारे अधिकार तो आपने उपराज्यपाल के पास पहुंचा दिए हैं अपने संशोधन के माध्यम से, दिल्ली सरकार अधिनियम के संदर्भ में। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और स्वाभाविक बात है कि जो व्यक्ति अपनी जो वैल्यूज है उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा, अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहा है, तो ऐसे में जो संरक्षण जो है वो उपराज्यपाल के पास ही है, तो वो उनको अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। इन्होंने जो हालात पैदा कर दिए पिछले 11 वर्ष में, तो उसको अपने कंट्रोल में लेना जरूरी है। तो इनकी निरंकुशता के कारण से इनसे तो मेरा शांत प्रकाश जी यही तो सवाल है ना आपसे। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपत्ति कहां कर रहा हूं,
भाई दिल्ली के संदर्भ में जो अधिनियम बना था और जिसके तहत दिल्ली तकरीबन 25-30 सालों तक संचालित हो गई, उसको आपने अचानक बदल दिया। तो क्या माने शांत प्रकाश जी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व यह महसूस कर रहा था कि जनता के स्तर पर दिल्ली में सरकार बनाने की हैसियत में हम लोग नहीं है, तो बेहतर है कि इस दिल्ली सरकार को ही नखदंत विहीन कर दिया जाए। तो माने कि आपके लिए दिल्ली चुनाव में बहुत उम्मीद है नहीं, क्योंकि आपने तो ये कानून बदल दिया है। देखिए 2020 में अरविंद केजरीवाल उनके समय में जिस तरीके से दंगे हुए और इनके पार्षद ताहिर हुसैन के द्वारा दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में जो दंगे कराए गए, 50 से ज्यादा लोग मारे गए, आपने देखे ना, इनके कारण से ही। और जिस तरीके से इन्होंने हालात पैदा किए, ये खुद मुख्यमंत्री हैं और 26 जनवरी से एक दिन पहले ये जो है ना वोट क्लब पर लेटे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, ये इनकी निरंकुशता नहीं दिखाई दी। इस कारण से इनके ऊपर जो है अंकुश लगाने के लिए सब बहुत सी चीजों के ऊपर जो है केंद्र सरकार को निर्णय लेने पड़े, उपराज्यपाल जो है उनको निर्णय लेने पड़े, इसलिए इनको अंकुश में रखने की आवश्यकता। और जिस तरीके से ये पैसा, प्रकाश जी, वो कितनी पुराने किस्से, वो कितनी पुरानी कहानियां, और संशोधन तो अभी की बात है। और दिल्ली में हुकूमत आपकी और अरविंद केजरीवाल दंगे करा गए और फिर भी अपने पद पर बने रह गए, तो ये तो आपके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आपके मजबूत हाथों में देश सुरक्षित विश्वास के साथ लोग रहते हैं और आप यहां पर अपने आप को इतना लाचार और निरीह बता रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल दंगे करा ले गए, ये आप बता रहे हैं। आपसे तो ऐसी उम्मीद ना थी। ताहिर हुसैन जो इनका पार्षद था, उसके यहां से आपने गोलेले चलती हुई नहीं देखी क्या? आपने देखी कि नहीं? अरे शांत प्रकाश जी, अब मैंने आपसे जो आप बोल रहे हैं, मैं तो केवल उतना सवाल किया कि आपने कहा केजरीवाल ने दंगे करा दिए। केजरीवाल दंगे करा गए और फिर भी बाहर रह गए, तो ये तो आप पे सवाल उठ जाएगा। थोड़ा विचार कीजिएगा। लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए आता हूं पासी जी के पास। साख की बात है, जिसकी साख पर भरोसा होगा उसके जीतने की उम्मीद राजकुमार सिंह जी का अनुभवी राजनीतिक विश्लेषण निष्कर्ष दे रहा है। आपकी साख पर बड़ा दांव लगा है और महिमा जी भी बता रही है और शांत प्रकाश जी भी बता रहे हैं कि पहले दांव रहा होगा पर अब दाग बहुत लग गए आप पे। उम्मीद कितनी धुंधला गई इतने दागदार चेहरों के साथ मैदान में। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? अरे आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, कोई साजिश नहीं हुई आपके खिलाफ। सुनिए देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि अभी महिमा जी भी बोल के गए, शांत प्रकाश जी भी बोल के गए और इनके डबल चेहरे बिल्कुल क्लियर नजर आए। कैसे? महिमा जी का तो आपने देखा, कांग्रेस का जो एक्साइज केस के मामले में, जहां आप कह रहे हो ना कि दाग लग गया, नहीं, क्योंकि इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत एक बदनाम करने के लिए एक खेल रचा। 1 रुपए की रिकवरी नहीं हो पाई। हाँ, कांग्रेस के एक नेता से 300 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई थी, आपको याद होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर मैं लिस्ट लिखने लगूंगा ना, बोलने लगूंगा, छगन भुजबल से लेके सीबीआई ने उसकी फाइल गुम कर दी, हेमंत विश्व शर्मा, मतलब अजीत पवार, 70,000 करोड़ का चक्की पीसिंग घोटाला, कितने हजार करोड़ का लेन देन हुआ जो आज इनका चहेता है, ये इनको पता होगा। चलो अब तो आ गई ये बात, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बदनाम करने का करेगा, दिल्ली की जनता ये जानती है। दूसरी बात, राजकुमार जी को याद करवा दूं कि जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो दिल्ली का बजट महज 24,000 करोड़ था और जो रेवेन्यू सरप्लस था वो 700 करोड़ था सिर्फ। अब चेक कर सकते हो, अब 3,000 करोड़ है। इतनी ज्यादा दिल्ली के लोगों को राहत देने के बावजूद भी। अब तीसरी बात मैं आता हूं, बीजेपी का जो डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं। अभी शांत प्रकाश जी कह रहे थे कि जी जन कल्याण योजनाएं तो जारी रहेंगी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने जन कल्याण योजनाएं लागू की तो ये कहते हैं जारी रहेंगी। शीला दीक्षित जी के समय एम्बुलेंसेज में ऑक्सीजन तक नहीं हुआ करती थी। ये मैं आपको बता दूं, WHO की रिपोर्ट पढ़ लेना, शराब माफिया की रिपोर्टें पढ़ लेना। आपको शायद विनोद कुमार याद होगा, जिसको पीट पीट के मार दिया था जब वो चेक करने गया था कि वहां पे नकली शराब बन रही है। सो ये चीजें जो ये कह रहे हैं ना, दिल्ली के लोग इस चीज को जानते हैं। हाँ, एक चीज क्लियर है कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। अपने दम पे ये अपना स्टेटस उतना ही रखेंगे जो इनका 2015 और 2020। अच्छा, एक बात बता दो पासी जी, प्राण जाए पर वचन ना जाए, साख के संदर्भ में इतनी बात समझ में आती है अपने को।
वो अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार रहा है। उस हथियार में आजकल दिखता है कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं अगर 5 साल में जमुना को साफ नहीं कर दिया तो अगले चुनाव में वोट नहीं मांगूंगा। और अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया जमुना साफ नहीं हुई, साख की बात है, वोट मिलेगा। डॉक्टर हिमांशु जी, यमुना के ऊपर सर वहां पे आपने देखा होगा, हमने अब जो थर्मल प्लांट्स वाला था वो सब उठा दिया और दिल्ली के नजदीक 25,000 जो है जी ब्रिक क्लिन्स हैं। थर्मल प्लांट राजस्थान यूपी के बिल्कुल अरे पासी इधर उधर की बात ना करो। अरविंद केजरीवाल को सब पता था दिल्ली के आसपास क्या है, दिल्ली के अंदर क्या है, दिल्ली के बाहर क्या है, दिल्ली के दाएं क्या है, दिल्ली के बाएं क्या है, पर फिर भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था जमुना साफ होगी और लिख कर ले लो अगर जमुना को साफ नहीं कर पाए अगले चुनाव में वोट नहीं मांगेंगे। अब वोट तो वो मांग रहे हैं पर जनता अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करते हुए वोट ना दे ऐसी कोई उम्मीद नेता ने कहा ना। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी पर ही भरोसा करती है और ये भी आपसे जो हम आज भी बात कर रहे हैं वो पूरी करने के लिए ही कर रहे हैं, वो पूरी करने के लिए कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर महिमा जी को हस्तक्षेप कर जा रही थी, पर महिमा जी हम आगे भी आपको याद करेंगे, दिल्ली चुनाव अभी लंबा चल रहा है, पर कुल मिलाकर इतना तय है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में घोषणाओं ने अब कुल मिलाकर उस मुकाम पर ला दिया है जहां पर घोषणाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टी और नेता की साख रहेगी। क्या इस साख के पैमाने पर तीनों राजनीतिक दल सही तरीके से अपने आप को जनता के बीच प्रस्तुत कर पाएंगे अगले 10 दिन में, इस पर हमारी निगाह रहेगी। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। इन घोषणाओं पर, इन ऐलानों पर शायर ने क्या खूब कहा, कसम जब उसने खाई हमने एतबार कर लिया, कसम जब उसने खाई हमने एतबार कर लिया, जरा सी देर जिंदगी को खुशगवार कर लिया। महशर इनायती ने जो यह बात कही थी उसमें बोध ये था कि जो कसम खाई है वो केवल कसम खाई है, निभाई जाए ये जरूरी नहीं है, पर इन घोषणाओं के संदर्भ में एतबार रखिए। चुनाव लगातार हो रहे हैं, जो कहा जा रहा है उसे करने के लिए मजबूरी में ही सही पर ये राजनीतिक दल बाध्य है। पर आप इन घोषणाओं पर नहीं जाइए। देश के लिए क्या सही है, देश के लिए कौन सा दल सही है, देश के लिए कौन सी पार्टी सही है, किसकी नीति सही है, किसकी नीयत सही है, इसी के आधार पर फैसला लीजिए। दल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण देश है, इसको याद कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा बड़ा।